हेलो माय बेस्ट फ्रेंड, नमस्कार। मैं राम भवन चौरसिया। मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9th से लेकर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वीडियो, जिसका वीआईपी टॉपिक अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी कृतियां हैं। चूँकि यह जो चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप समझते हैं कि यह कहाँ से आ गया, इसको मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। तो हमारा ध्येय यही है कि मैं ऐसे ही वीडियो को बनाऊंगा जो आप कभी सुने नहीं और न कभी देखे हैं, क्योंकि परीक्षा में जब आता है तो आप ये समझते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको वह सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप देखे हैं और जो आप नहीं देखे हैं। अतः अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है अपभ्रंश भाषा का काल। तो मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास, उसी के क्रम में एक खंड आता है अपभ्रंश भाषा का काल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश भाषा के काल से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो हम सभी को जानना अति आवश्यक है। तो निम्न 3 बिंदु हैं, 1, 2, 3। पहले इसको हम पढ़ और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है सारांश। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। पहला प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस ईस्वी से किस ईस्वी तक हुआ। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। एकदम सीधा है, 500 और प्लस 500 मिलाकर के 1000। इसमें अपभ्रंश साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी स्वयंभू कवि से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। यहाँ अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ 2 बातें कही जा रही हैं। एक पहला बात इसमें यह कहा जा रहा है कि अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, पहला बात। दूसरा इसमें बता रहा है 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। तो चूँकि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो शिशु के रूप में रहता है, तो शिशु काल इसका है। अपभ्रंश भाषा का शिशु काल जो था वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य रहा। लेकिन अपभ्रंश भाषा जो है, इसका साहित्यिक प्रमाण जो हमको मिलता है वो 8वीं शताब्दी में मिलता है, जो 13वीं शताब्दी तक जारी रहता है। अब जो 8वीं शताब्दी में हमको अपभ्रंश साहित्य का प्रमाण मिलता है वो स्वयंभू कवि, यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, स्वयंभू कवि, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इसका, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपभ्रंश भाषा कालखंड में। तो यह नाम आपको भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयंभू माने होता है ब्रह्मा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इस कालखंड के ये ब्रह्मा हैं। आगे आप देखिए, अपभ्रंश, यहाँ पर अपभ्रंश का संधि विच्छेद किया गया है। अप धन भ्रंश धन घय, यहाँ नीचे हलंत भी रहेगा। अपभ्रंश शब्द का यूँ तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। अपभ्रंश शब्द का यूँ तो शाब्दिक अर्थ है पतन। अब आप सोचेंगे पतन कहाँ से आ गया।
चूँकि अपभ्रंश का अर्थ ही होता है अब भ्रष्ट से लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो है पतन का अर्थ यह है कि जैसे जो हमारा वैदिक साहित्य है, उसके बाद लौकिक साहित्य हुआ, उसके बाद मध्यकालीन साहित्य है, उसके बाद आधुनिक कालीन साहित्य है, तो उत्तरोत्तर मतलब धीरे धीरे वो जो नीचे आ रहे हैं, तो उसका जो हमारी संस्कृत भाषा थी उसका धीरे धीरे पतन हो रहा है। और वो पतन कहाँ तक होता है? एक तरह से अपभ्रंश भाषा तक। किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। पतन का अर्थ आपने जान ही लिया। अब यहाँ जो जिस शाब्दिक अर्थ में हम अपभ्रंश भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ उसका विशेष अर्थ यह है कि जो प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। उदाहरण के रूप में आपको मैं दिखा दूं कि जैसे ये आपका है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य से देखिए हमारा जो है मध्यकालीन साहित्य, उसके बाद आधुनिक साहित्य। यहाँ पर आकर के हमारी जो संस्कृत भाषा है इसका जो है पतन होता है। क्या हो जाता है? यहाँ पतन होता है। तो पहले के अर्थ में जो अपभ्रंश भाषा है उसका जो है अपभ्रंश पतन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ खूबी है कि यहीं से फिर हमारा जो हिंदी है यहाँ से इसका जन्म होता है। मतलब यहाँ से जननी, यहाँ से हम कहेंगे अपभ्रंश जो है यहाँ पर अपभ्रंश देखिए दो चीज़ है। एक तो यहाँ से जो वैदिक साहित्य है वो हमारा उत्तरोत्तर क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। कहाँ पर पतन होकर ख़त्म होता है? अपभ्रंश काल पे आकर के उसका ख़त्म हो रहा है, मतलब पतन हो रहा है। परंतु यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक और भाषा का जो है प्रादुर्भाव हो रहा है, जो आज हम हिंदी बोलते हैं। इस हिंदी का ये अपभ्रंश भाषा से ही इसका प्रारंभ हो रहा है। पहले अपभ्रंश होता है, फिर अवहट्ट होता है। इस तरह से हम साहित्य में जाएंगे तो वीरगाथा काल, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से होते हुए हम छायावाद युग से आते हुए आज वर्तमान खड़ी भाषा हिंदी में हम आते हैं। तो एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वैदिक साहित्य है वहाँ तो इसका पतन अपभ्रंश पे हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही अपभ्रंश से हमारा हिंदी का जो है स्वरूप, जो वर्तमान में स्वरूप है, वो धीरे धीरे आकार लेना प्रारंभ कर रहा है। तो अपभ्रंश जो है एक तरह से हमारा यहाँ देखिए ये संधि काल है, संधि काल भी कह सकते हैं, या दो भाषाओं का सेतु, या दो भाषाओं का सेतु भी है। कौन कौन दो भाषाओं की सेतु है? एक संस्कृत का सेतु और एक हिंदी का सेतु। ये दोनों का यहाँ एक तरह से मिलन होता है। तो अब जो ये कह रहा है कि किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है, मतलब इसका अभिष्ट यही है कि प्राकृत भाषा जो थी उससे विकसित भाषा, हमारा विकसित भाषा क्या है? हिंदी है। तो उस विकसित भाषा विशेष का साहित्य, मतलब ये प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य, मतलब हम यहीं से एक नया हिंदी का रूप हमको देखने को मिलता है। इसका अर्थ यहाँ से ही लिया गया, इसका यही अभिप्राय है। हमारी बातों को आप शायद समझ चुके होंगे, आगे मैं बताना चाहता हूँ। अपभ्रंश भाषा के रचनाकार एवं रचनाएं। यहाँ मैंने देखिए मैंने लिखा है VIP वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से प्रश्न आता है, लेकिन यहाँ से भी कभी कभी पूछ देता है। यहाँ आप ध्यान से देखें, जो अपभ्रंश भाषा के रचनाकार एवं रचनाएं हैं उनमें 5 प्रमुख
कवि हैं और उनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं। तो मैं इसका नाम लेता हूँ। यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ प्रमुख रचनाकार हैं, यहाँ उनका उपनाम है और ये प्रमुख रचना है और ये विशेष। तो पहला जो कवि हैं स्वयंभू, जिसका मैं चर्चा आगे कर चुका हूँ, उनका एक नाम या उपनाम आप कह सकते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि भी है। इनका प्रमुख रचना है पयुम चरियु। पयुम चरियु विशेष रूप में आप देख सकते हैं इन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है, इस नाते यहाँ राम काव्य लिखा है। दूसरा है धनपाल। इनकी प्रमुख रचना है भविष्यत काल, भविष्यत कहा। ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। तीसरा है पुष्पदंत। इनकी प्रमुख रचना है जसहर चरियु, ये महापुराण है। इसके बाद सरहपा। इनकी प्रमुख रचना चर्या पद है, जो सिद्धों की रचनाएं हैं। पांचवा है कड़हपा। इनका प्रमुख रचना दोहा कोसी है, ये भी सिद्धों की रचनाएं हैं। मैं आपको आगे वर्णन कर चुका हूँ और आपके दिमाग में सेट भी करना चाहता हूँ कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं और ये किससे संबंधित हैं। थोड़ा मैं अभी जल्दी पढ़ा हूँ, अब इसका एक एक का बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वह आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। स्वयंभू, इनको आप अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कह सकते हैं। जैसे संस्कृत का आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण जो लिखा वो संस्कृत भाषा में लिखा है, तो इस तरह से उनको आदि कवि भी कहते हैं। और दूसरा अगर हम कहें तो वो पहला जो उनका रचना है महाकाव्य है पयुम चरियु, नहीं संस्कृत है, वो राम चरित्र के ऊपर ही लिखा है। ठीक उसी प्रकार स्वयंभू जी भी जो है राम के ऊपर ही अपना कलम चलाए हैं। चूँकि संस्कृत में उनको आदि कवि कहा जाता है, तो चूँकि यहाँ पर स्वयंभू जी को आदि कवि न कह करके हम अपभ्रंश का वाल्मीकि कहना उचित समझते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको आज समझ लीजिए कि स्वयंभू की प्रमुख रचना पयुम चरियु है और यह राम काव्य के रूप में वर्णन है। दूसरा है धनपाल। धनपाल की प्रमुख रचना भविष्यत कहा, यह अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। तीसरा पुष्पदंत। ये नाम आप जो सुन रहे हैं नया नया होगा, आपको लग रहा होगा। पुष्पदंत। पुष्पदंत का प्रमुख रचना जसहर चरियु है, जो महापुराण के रूप में है, जैसे रामायण और महाभारत महापुराण है। चौथा है सरहपा। सरहपा का प्रमुख रचना चर्या पद है, जो सिद्धों की रचनाएं हैं। फिर कड़हपा, दोहा कोसी, सिद्धों की रचनाएं। इसका हम ट्रिक भी बनाए हैं, बहुत ही अच्छा मतलब ट्रिक है, बहुत ही सहज है और इसको आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। एक बार आप इसको अगर याद कर लेंगे तो मैंने चूँकि देखिए मैं आपको पढ़ा दिया कि किसकी कौन रचना है, लेकिन याद आपको नहीं होगा, लेकिन नाम तो आपको याद ही हो गया होगा। लेकिन मैं अगले इसी वीडियो में, इसके आगे वाले वीडियो में इसका वो बना दूंगा ट्रिक, जिससे आपको इनकी प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अब चूँकि अपभ्रंश एक पेड़ है, एक वृक्ष है, जैसे अपभ्रंश जो है एक वृक्ष है और इसमें से अपभ्रंश एक वृक्ष है और इसमें से कई उप शाखाएँ निकली हुई, जैसे सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़,
और महाराष्ट्री। यह जो है अपभ्रंश भाषाओं का उपशाखा है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे भारत देश का नाम पहले आर्यव्रत था, आज अपने इस भारत देश का नाम नवीन नाम आर्यव्रत था और आज जो है हम भारतवर्ष कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आज हम पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी भाषा है, गुजराती भाषा है, इसका अपभ्रंश में नाम हम शॉर्टकट में सौर सेनी कह सकते हैं। उसी प्रकार अर्धमागधी ये हमारा प्राचीन अपभ्रंश भाषा का नाम या रूप है, जो आज के वर्तमान में इसको हम पूर्वी हिंदी या बघेली कहते हैं। उर्फ है पूर्वी हिंदी उर्फ बघेली। तीसरा है मागधी। अब चूँकि देखिए मागधी जो है एक संपूर्ण नाम है और अर्धमागधी उसका आधा नाम है, तो मागधी में 4 भाषाएं आती हैं, जैसे बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। और अर्धमागधी में इसका कम हो जाएगा, मतलब पूर्वी हिंदी बघेली। इसके बाद है खस। खस जो है पहाड़ी भाषा को कहते हैं। और ब्राचड़ जो है पंजाबी और सिंधी भाषा को कहते हैं। ये दोनों भाषा खस और ब्राचड़ ये दोनों जो है शोर सावनी से प्रभावित हैं। पंजाबी और सिंधी भी और पहाड़ी भी ये शौर सेनी से प्रभावित हैं। अब जैसे महाराष्ट्री भाषा हमारा प्राचीन जो है अपभ्रंश का रूप है, लेकिन नवीन रूप में इसको हम मराठी कहते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मराठी। तो महाराष्ट्री जो है अपभ्रंश शब्द है और मराठी जो है नवीन हिंदी शब्द है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक याद करने का तरीका ये है कि शोर सैनी मतलब शोर से शेर आप ले सकते हैं। और अब गुजरात का शेर आपको याद ही होगा कि बहुत प्रसिद्ध है। तो शेर जो है गुजरात में ही पाए जाते हैं मुख्यतः, बब्बर शेर। तो ये जो है गुजरात के इर्द गिर्द वाला जो प्रदेश है उसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको शोर सैनी कहते हैं, मतलब ये शेर से संबंधित है। जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजरात के ही बगल में राजस्थान है, तो यहाँ सब जो भाषा बोली जाती है पश्चिम हिंदी में, ये जो है कौन अपभ्रंश भाषा है, ये शोर सैनी से प्रभावित है। यहाँ मैंने लिख दिया पश्चिमी उत्तरी भारत। अर्धमागधी ये जो है पूर्व हिंदी में बघेली जिसका उपनाम है। मागधी मतलब मगध से ले सकते हैं। तो ये जो है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया में बोला जाता है। खस और पहाड़ी। अब आप जानते हैं कि शेर जो है कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। तो पहाड़ों में जो शेर रहते हैं वो खस मतलब खसी समझिए, अधिक बकरियों का शिकार करते हैं। खस मतलब खसी से बकरियों का शिकार करते हैं। तो ये भी शोर सैनी से ही प्रभावित है। ब्राचड़ मने वहाँ ज़्यादा ब्राचड़ मतलब जो कहते हैं कसाई टाइप के होते हैं बच्चा, तो उनको भी जो है ब्राचड़ है वो भी शेर और बकरी से संबंधित हैं। तो ये भी पंजाबी और सिंधी से ही की भाषा जो है ये शोर सैनी से ही प्रभावित है। मराठी आपको याद ही है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो पढ़ाया है और आप इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के वीडियो में ये जो प्रमुख रचनाकार हैं और ये जो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, इन सबका जो है मैं ट्रिक और बहुत ही आसान और बहुत ही सहज तरीके से बनाया हूँ। और आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़िए। और अगर हम अच्छा मतलब हमारा अध्यापन है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और भी वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रेषित कर सकें। धन्यवाद।